हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ सभी दोस्त कुशल मंगल होंगे, सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। फ्रेंड्स, पॉलिटी के क्रम में लास्ट वीडियो में हमने नागरिकता से संबंधित प्रावधान पढ़े थे कि हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसी क्रम को बढ़ाते हुए ये हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम आज मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मौलिक अधिकार। देखते हैं। देखो, यह प्रावधान यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मतलब कि ये मौलिक अधिकार जो हैं, इनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगन भी किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ, मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है और जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के दौरान जो होती है, ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या लिखा है, क्या शामिल हो रखा है इसमें। सारा डाटा इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर आगे है हमारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 ईस्वी में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और उसे हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत डालकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है तथा इस प्रकार हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर आगे 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? कराची अधिवेशन में। दूसरे किस तरीके पूछ लेगा, कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और किस प्रकार से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? यह अधिवेशन 1931 को हुआ था। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो हम अब तक क्या जान चुके हैं? हम अब तक जान चुके हैं मूल अधिकारों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया। देखो एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं, सिंपल। ठीक है,
मूल अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया और इसका उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है या भारत का अधिकार पत्र। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। वे सारी बातें अंडरलाइन कर रहा हूँ जो सारी इम्पोर्टेंट आपको याद करनी ही करनी है। संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं इन्हें, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया था, ठीक है। और इस प्रकार से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कांग्रेस ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी वो 1931 में कराची अधिवेशन में की थी। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ये हमने अब तक इसमें जान लिया है। आइए आगे देखते हैं। देखो जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। भाई वर्तमान में 6 मूल अधिकार तो बचे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में और इनके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। इससे पहले अब हम जानते हैं 12 और 13 में भी तो कुछ होगा। देखो क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा 1 से 4 तक हमने क्या पढ़ा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। फिर 4 से लेकर 11 तक हमने क्या पढ़ा। 4 से लेकर 11 तक हमारे नागरिकता का प्रावधान है। फिर 11 के बाद देखते हैं 12 में क्या है और हमने ये पढ़ लिया 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो जो 12 और 13 हैं इसमें बच्चा सोचता पता नहीं क्या रहेगी, तो मैंने शामिल कर लिया है इनको भी। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। इसके अंतर्गत सरकारी गैर सरकारी या वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं को लेकर किसमें अनुच्छेद 12 में। फिर अनुच्छेद 13 इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी विधि मान्य नहीं होगी जिसमें मूल अधिकारों को उल्लंघन हो, ठीक है। अनुच्छेद 12 में तो हमारे सरकारी गैर सरकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उनके कार्य करने का उल्लेख। और 13 में क्या कहा गया है। 13 में कहा गया कि कोई भी ऐसी विधि मान्य नहीं होगी जिसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। आइए इसी के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसके अंतर्गत देखते हैं पहले अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। विधि के समक्ष समानता मीन्स देखो मैंने लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे और सभी पर एक समान रूप से वो लागू होंगे। परंतु अनुच्छेद 361 इसका अपवाद है जो कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई दंडित कार्रवाई कर दे तो उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पद से न हटा दिया जाए, ठीक है। बहुत सिंपल से आप समझ पा रहे होंगे। ये अपने हैंडमेड नोट पहले बनाए गए हैं, उनकी टाइपिंग कराई गई है, बिल्कुल अपनी ही भाषा में लिखे हुए नोट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाता हुआ चलता हूँ। तो जो समानता के अधिकार के अंतर्गत हमारा 14वां अनुच्छेद है, ये हमारा क्या है, इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता दिखाई गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा और सभी पर समान रूप से लागू करेगा। परंतु 361 में इसका अपवाद भी है जो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई दंडित कार्य कर देता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
जब तक उसे पद से न हटा दिया जाए। इसके बाद है फिर हमारा अनुच्छेद 15। देखो अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में आते हैं, धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किस में कहा गया है? ये कहा गया हमारे अनुच्छेद 15 में। 15 के बाद अब आते हैं हम, हमारा अनुच्छेद 16 क्या बोल रहा है। देखते हैं अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। थोड़ा इसको सेट करते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस में दी गई है? 16 में। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, इतना तो किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है अपने नोट्स में? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों पर समान अवसर प्रदान करने की क्षमता। मतलब कि जितने भी अफसर हैं उन पर सभी को, जितने भी हमारी नियुक्तियां वगैरह, नियोजन वगैरह में होते हैं, योजनाएं होती हैं, इनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद नंबर 16 में। लेकिन इसका भी अपवाद है, SC, ST और OBC, इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रदान किया था जनरल के मुकाबले। हम अक्सर भी देखते रहते हैं भाई, एज रिलैक्सेशन हो गया, कहीं कहीं हम देखते हैं फीस रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये किस में इसका उल्लेख? हमारा अनुच्छेद 16 में। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत का अंत, ठीक है। इसका किस में उल्लेख है? उल्लेख हमारा अनुच्छेद 17 में। फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की इजाज़त के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कोई भी देश किसी भी देश को कोई उपाधि नहीं दे सकता। अगर उसे देनी होगी या व्यक्ति को वो उपाधि लेनी होगी तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से उसकी अनुमति चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी बहुत धनवान व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो इनको चाहे तो अमेरिका अपनी तरफ से कोई उपाधि प्रदान कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर उपाधि इन्हें लेनी होगी और देश को प्रदान करनी, तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं आगे। फिर देश में उपाधि केवल शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में दी जा सकती है। यदि देश की बात की जाए तो देश में भी केवल या तो शिक्षा या विज्ञान या साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में दी जा सकती है, इनसे अलग देश में भी नहीं दी जा सकती। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उपाधियों का अंत, यानी कि कोई उपाधि ऐसी नहीं दी जाएगी। किस में है इसका उल्लेख? इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में। तो ये हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया। समानता के अधिकार से हमारा अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में इसके अंतर्गत 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 7 है। अनुच्छेद 19F व्यापार करने की स्वतंत्रता, जो संपत्ति के अधिकार का ही एक हिस्सा थी, को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कहने का मतलब है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारा पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पहले यानी मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने की? 7 प्रकार की। लेकिन वर्तमान में केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची है। जो ये थी आपकी 19F में व्यापार करने की स्वतंत्रता थी, ये संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही आती थी। तो इसको संपत्ति के अधिकार के तहत 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 के में डाल दिया गया। पीछे भी आपको बताया था, ठीक है। ये हमारा 19 की बात होगी। अब देखते हैं ये वर्तमान में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कौन कौन सी बची है। सबसे पहली हमारी 19A के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19B, इसमें शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकाग्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। कैसे? शांतिपूर्ण एकाग्र हो, कहीं भी सभा करो, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है।
किसमें उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 19 बी में। फिर है अनुच्छेद 19 सी, इसके अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख। किसका? संघ बनाने की। फिर है अनुच्छेद 19 डी, इसमें भारतीय क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिट के भारतीय क्षेत्रों में भारत के नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 19 ई, इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। फिर है 19 जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो पहले 7 प्रकार की थी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मीडिया को चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। एक नोट हो गया है, चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? ये नोट हो गया है, चतुर्थ स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो इनके लिए क्या क्या प्रावधान हो, देखेंगे। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 ए यानी 19 के स्वतः निलंबित हो जाता है, जबकि 20 और 21 को निलंबित या का निलंबन कभी नहीं होता और अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। देखो कहने का मतलब ये है, आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित है वो तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का निलंबन कभी नहीं किया जा सकता, और बाकी को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता। तो स्वतः निलंबित अनुच्छेद 19 के, कभी नहीं निलंबित अनुच्छेद 20 और 21, और अन्य को राष्ट्रपति की इच्छा है, चाहे तो कर दे चाहे तो ना करे, इसमें हमारा ये शामिल है। आइए इसके दौरान अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 20 देखते हैं क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई अपराध किया गया या नहीं किया गया उसके संबंध में संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 20 के द्वारा। देखो कोई अपराध किया गया है या नहीं उसके संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, मतलब कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखते हैं, पहला है हमारा अनुच्छेद 20 ए, किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा दी जाएगी, यानी कि कोई अपराध किया गया तो उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई मर्डर किया, जेल काट के आ गया है, पता लगा 10 साल बाद कोई और नंबर 1 शैतान थानेदार आ गया, बोले भाई इन्होंने उस समय मर्डर किया था, इनको टालाओ, फिर दोबारा जेल में डाल दो। ऐसा नहीं होगा। किसमें उल्लेख है इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 ए में। फिर अनुच्छेद 20 बी, अपराध के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार सजा दी जाएगी, सिंपल। ठीक है, अनुच्छेद 20 सी, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 बी में कहा गया है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता भी हमने पढ़ ली है जो अनुच्छेद 20 के तहत प्रदान की गई है। अब 20 के बाद आ गया हमारा अनुच्छेद नंबर 21, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसमें उल्लेख है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब कि ऐसी प्रक्रिया हो जो विधि द्वारा स्थापित हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति जैसा चाहे अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, चाहे वो भीख मांग के कर ले, दुकान चला के कर ले, या कैसे भी कर ले। फिर नोट करके लिखा है निजता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद, निजता के अधिकार का उल्लेख भी अनुच्छेद 21 में है। जो निजता मीन्स प्राइवेसी, तो निजता का अधिकार है, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 21 में ही किया गया है। फिर आगे अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसका कैमा पार्ट,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बहुत इम्पोर्टेंट। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 21 के में। इसे 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब कि जो 21 कै को कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था और उसके द्वारा इसे जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे हमारा ट्रिक लिखी हुई है, समता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। देखो ये अपनी ट्रिक है, इस क्या है देखो दोबारा पढ़ते हैं इसी। समानता या समता कह दो, समानता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। मतलब कि पहला हमारा मूल अधिकार समानता का अधिकार या समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये ट्रिक लिखी हुई है, आप लोगों के काम देगी, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। इस पंक्ति को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा है आगे अनुच्छेद 22। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मतलब कि अगर पुलिस को तो ये लगा कि दूसरे व्यक्ति ने कोई केस किया है और वो व्यक्ति में निर्दोष है या दोषी भी है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी होगी देखेंगे। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 22 में। देखो सबसे पहले हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि भाई हम आपको हिरासत में क्यों ले रहे हैं। दूसरी, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। आने जाने के समय को छोड़कर, यानी आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वह अपनी इच्छा अनुसार वकील का चयन कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी तब किसी को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिए जाए तब। फिर देखो तीसरा कौन सा आ गया है हमारा, हमने अभी बताया था। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखो इस ट्रिक को याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, इसका उल्लेख किसमें? इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। कहने का मतलब ये है किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है बंगाल चल रहे हैं 10 नौकर खरीद के लाएंगे, लाते हैं अपने यहाँ गन्ने वन्ने छुलवाने के लिए लोग बाग, लेकिन ये गैर कानूनी है। ठीक है, ये गैर कानूनी है और किसी से भी ज़बरदस्ती करके उससे कार्य नहीं लिया जा सकता, यह भी गैर कानूनी है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर ज़रूरत है तो राष्ट्रीय सेवा के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। यह उल्लेख अनुच्छेद 23 में। 23 के बाद आता है अब 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये किसमें उल्लेख? इसका अनुच्छेद 24 में। अब 3 के बाद है हमारा चौथा अधिकार कौन था हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। देखते हैं अनुच्छेद 25 24 कह रहा हूँ, 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 है हमारा अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है।
कहने का मतलब यह अनुच्छेद 25 में हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने और उसका प्रचार प्रसार करे, इसके लिए वह स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। कहने का मतलब अनुच्छेद 27 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म से हो रही है अथवा धर्म या धार्मिक संप्रदाय से हो रही है, ठीक है, या उससे पोषण में व्यय करने के लिए किसी विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सपोज किसी मंदिर में आ रहे हैं 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ रहा है हर महीने, और वो 2 करोड़ रुपए किसी कार्य में लग रहे हैं उस धर्म से, उस धर्म के उत्थान के लिए ही, तो राज्य उससे आके यह नहीं बोलेगा कि इन 2 करोड़ रुपए का हमें आप टैक्स दो या कर दो। ये उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 27 में। आगे आते हैं, फिर हम देखते हैं ना इसी प्रकार मंदिरों में कितना कितना धन निकलता है। अनुच्छेद 28 में क्या है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी शिक्षा संस्थान जो राज्य विधि से बना हुआ है उसमें किसी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें सभी धर्मों को एक समानता से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 28 में। इसके बाद है फिर हमारा 5वां, यह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 5वां अधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख किसमें? इसका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक यानी अल्प मीन्स कम संख्या वर्गों के लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान चलाने और प्रशासन करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। फिर इसके बाद हमारा 6वां मौलिक अधिकार देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें? अनुच्छेद 32 में है। इसके तहत उच्च से उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी आपने कोई अपनी अपील दायर की, पहले आप जाते हैं, चलो मान लेते हाई कोर्ट आप पहुँचे, हाई कोर्ट में आपको आपके विपक्ष में वो डिसीज़न आ गया और आपको लगा कि नहीं यार मैं तो सही था, तो आप उसके उपचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब है उच्च से उच्च न्यायालय जा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, और वहाँ जाकर उसका उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ये कहा अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति दी गई। मतलब कि वही तौर तरीके बताए गए जिनका प्रयोग करते हुए आप उच्च से उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और 5 प्रकार की रिट प्रदान की गई इसके द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। देखो सबसे पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। कहने का मतलब यह, सपोज किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जा सकता है, और वहाँ पर जो रिट दायर करेगा उसे बोला जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा फिर क्या होगा?
उसके द्वारा यह जाना जाएगा कि उसे वैध रूप से किया गया है, अवैध रूप से उसे हिरासत में लिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो हमारा न्यायालय होगा वो बंदीकरण करने वाले अधिकारी को, यानी जिस अधिकारी ने उसे बंदी बनाया है उसको आदेश देगा और बंदी बनाए गए कारण जाने का। बोले आपने इसको किस लिए बंदी बनाया है, किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ये रेट किसके द्वारा जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। फिर दूसरी है परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। मतलब कि जब कोई अधिकारी हो वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो उस समय उसे आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मतलब कि न्यायालय द्वारा उसे आज्ञा पत्र जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से करें। तो उस रिट को हम क्या कहते हैं? उस रिट को कहते हैं परमादेश। फिर तीसरी आपकी प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है जब उन्हें यह आदेश देना होता है कि आप यह कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को यह बताना चाहेंगे कि आप इस कार्रवाई को अपने यहाँ नहीं करें क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जो उस समय उनके द्वारा रेट जारी की जाएगी उसे बोलते हैं प्रतिषेध लेख। इसके बाद है फिर उत्प्रेषण लेख। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने यहाँ लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब कि जब कोई भी वरिष्ठ न्यायालय को ये लगता है कि निम्न न्यायालयों में कार्य की अधिकता है तो वे उन्हें एक रेट जारी करते हैं कि आप अपने लंबित मामलों को हमारे यहाँ पे भेजें। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? उस रेट को कहते हैं हम उत्प्रेषण लेख। ठीक है, फिर अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई पदाधिकारी कोई ऐसा कार्य करे जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा से उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मतलब कि जब कोई पदाधिकारी ऐसा कार्य करे जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं मिला हुआ है तो उस समय न्यायालय एक लेख जारी करता है और उससे पूछता है कि आप यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं, और जब तक वो अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह उस कार्य को कर भी नहीं सकता है। तो उस समय जो लेख जारी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख। ये हमारे 5 प्रकार के रिट हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती हैं, और इसी के तहत हमने मूल अधिकारों को बढ़िया करके पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता आगामी परीक्षाओं में इनसे बाहर कोई बात जाने वाली है। इनको पढ़ेंगे, हो सकता है अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी कराऊं, क्योंकि प्रश्न उत्तर मैं आपको साथ के साथ हैंड टू हैंड कराता हुआ चल रहा हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो ये हमारा नंबर है 880808, और ये हमारे वाटर मार्क में भी है। ठीक है, 8006088808। हमारी ऑफलाइन क्लासेस सिलेक्शन एकेडमी गजरोला अमरोहा उत्तर प्रदेश में संचालित की जाती है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल संपर्क करें, बिल्कुल उन सब का समाधान किया जाएगा। जब एक बार पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तो पॉलिटी के सारे जितने भी आपके नोट्स हैं, कितने भी पेजेस में, वो सारे हमारे PDF में डाल दिए। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ेंगे, टेलीग्राम में PDF के रूप में उन सभी को डाल दिया जाएगा। अभी आप पढ़ते रहेंगे और अपने हैंडमेड नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए
गुड बाय।